नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी में अपने प्रेस संबोधन के दौरान बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 20 साल की डबल इंजन सरकार ने बिहार को केवल गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई दी है। मिथिलांचल के विकास के लिए उन्होंने मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की बात कही। उसके बाद ही उन्होंने बाढ़, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। मधुबनी में यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उनकी संगठनात्मक यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर की धरती से की गई, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के तहत पहला चरण का आज हम लोग सब लोग मधुबनी के जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के सभी लोगों से जो है संवाद का कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत जो है समस्तीपुर कर्पूरी जी के धरती से हम लोगों ने उनको नमन करते हुए इसकी शुरुआत की थी। समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा और आज मधुबनी, कल झंझारपुर के सभी वर्करों से हमारी मुलाकात होगी, बैठक होगी। और कार्यकर्ता संवाद का यही उद्देश्य है कि पार्टी में संगठन को लेकर के और मजबूत किया जाए, विचारधारा को और मजबूत किया जाए और संगठन का जो है। खबर अलीगढ़ से है, जहां गुजरात पुलिस ने अलीगढ़ के रहने वाले एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो अपने नाम को बदलने के बाद दर्जनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका उत्पीड़न कर चुका है। युवक के द्वारा अपना नाम बदलकर सेना की पोस्ट का हवाला देने के बाद लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था। उसके पास मौजूद प्रपत्रों में धर्म को बदलते हुए युवक के द्वारा हिंदू नाम का प्रयोग करते हुए लोगों को सेना का बड़ा अधिकारी बताया जाता था, जिसको लेकर लोग इस युवक पर यकीन भी कर लेते थे कि एक नजर उन महिलाओं पर रहती थी जो मल्टी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर आसीन हैं। ऐसी लड़कियों को युवक के द्वारा अलग अलग ऐप के माध्यम से अपने जाल में फंसाने के बाद उनके पैसे ऐंठने का काम उसके द्वारा किया जाता था। इसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों से धर्म बदलकर विवाह करना भी सामने आया है। लेकिन युवक की पोल जब खुली, जब युवक के द्वारा ट्रेन से एक बैग चोरी कर लिया गया। इसके बाद युवक की कलई खुलती चली गई। आलम यह रहा कि युवक ने उन फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हो गया है जिनका वह बीते दिनों से लगातार प्रयोग करता नजर आ रहा था। लेकिन गुजरात पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की शिनाख्त की गई और उसके बाद युवक को दबोच लिया गया, जिसकी वजह से युवक के द्वारा अपने नाम बदलने के बाद फर्जी प्रपत्र तैयार करते हुए बैंक में खाते का भी खुलासा हो गया है। देखिए, थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक लड़की के द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जिसने अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था, उसने उससे शादी एक वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की। लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होकर कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। लव जिहाद जैसी घटना को उसके द्वारा अंजाम दिया गया। पता चला है कि बहुत सारी जो अन्य लड़कियों के साथ इस तरह का उसके द्वारा शादी रचाई गई है। अब तक करीब 18 लड़कियों की जानकारी आ रही है पुलिस सूत्रों से। देखिए, इस संबंध में विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जितनी भी पीड़िताएं हैं इस घटना में, उन सबको जो है ट्रेस किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात की पुष्टि होती है तो इस संबंध में भी आगे बन्ना देवी और अन्य थानों से, चाहे वो इस जनपद के हैं या वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में गौ तस्करों के द्वारा बड़ी तादाद में पशुओं की तस्करी करते हुए उनके मृत अवशेषों को गांव स्थित
निकल रही नहर के पानी में फेंक जाने का मामला सामने आया है। गौ तस्करी करने वाले तस्करों के द्वारा पशुओं की तस्करी कर उनके मृत अवशेषों को नहर के पानी में फेंके जाने के बाद हिंदूवादी संगठनों सहित ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया और पशुओं की तस्करी करने वाले गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग लेकर मौके पर हंगामा लोगों ने शुरू कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मृतक पशुओं के अवशेष मिलने के बाद मौके पर हंगामा कर रहे ग्रामीणों को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया गया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामला थाना कोड़ा क्षेत्र के गांव नगला बिखुरू का बताया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/9/2024 को थाना गोंडा क्षेत्र के ग्राम नगला बिरखू से सूचना प्राप्त हुई कुछ मृत पशुओं के अवशेष वहां पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर जानकारी की गई तो वहां मुख्य मार्ग से हटकर खाली प्लॉट जहां पे पानी इत्यादि लगा हुआ वहां पे कुछ मृत पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनको तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाकर मौके पर सैंपलिंग करा दी गई है तथा घटना के बारे में जानकारी करके अतिरिक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। वहीं खबर कानपुर देहात से है, जहां गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसी लापरवाही हुई कि परिवार से लेकर डॉक्टर तक हैरान रह गए। रिपोर्ट में एक बच्चे की पुष्टि हुई है और जब महिला का प्रसव हुआ तो महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच कर पैथोलॉजी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का है। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को कारोबार बनाकर जगह जगह मानक विहीन पैथोलॉजी खोल रखे हैं। पैथोलॉजी की जगह रिपोर्ट ऐसी की गजब हो गया। जिस महिला के गर्भ में 2 संतानें पल रही थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिर्फ एक बच्चे की पुष्टि हुई। जब महिला का प्रसव हुआ तो महिला ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। फिर क्या, विभाग के बड़े अफसर ने जांच के आदेश जारी किए। जिले में बड़ी संख्या में मानक विहीन पैथोलॉजी और अस्पताल संचालित हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट के बिना ही जांच किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से लोग ज्यादा सजग नहीं है। इसी का फायदा स्वास्थ्य विभाग के व्यापारी उठा रहे हैं। कहाँ रहती हैं? फतेहपुर रोशनाई। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ अल्ट्रासाउंड करवाया था हमने 5वें में, तो 2 बच्चे दिखा रहे थे। ठीक है। तो 7वें में करवाया था तो 1 दिखा रहा था। कहाँ? वहीं अकबरपुर में? वहीं अकबरपुर में, तो सर प्राइवेट हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है। कितने पैसे लिए थे? 600 रुपए लिए थे। पहले 7वें में हमें दिक्कत भी थी, तो हमारा मतलब पानी नहीं बहुत ज्यादा छोड़ गया था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में कर दिया है। तो हम लोग जल्दी उनसे मचाया, अभी तक ही हमारा जल्दी की दिया, सबको छोड़ के। हमें तो दिक्कत थी। ये एक शिकायत मिली थी कि दंपति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि हमने अल्ट्रासाउंड जांच कराई थी किसी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर में, तो वहाँ पे हमें एक बच्चा का रिपोर्ट दिया गया था कि पेट में एक बच्चा है, लेकिन वो जो हमारे जिला अस्पताल में जब डिलीवरी हुई तो उसमें 2 बच्चे पैदा हुए। तो दंपति ने ये आरोप लगाया कि ये जो अल्ट्रासाउंड किया गया है ये गलत रिपोर्ट दी गई है। इसके लिए जो है हमारे यहाँ से एक डिप्टी सीएमओ और एक मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय की तरफ से नामित करके उसको जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी उस पर नियमानुसार करते हैं। तमाम तरीके की आप किस तरीके से ये जो भी हमें शिकायत मिलती है, जो भी आज के तारीख में हमारे पास जो रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर या पैथोलॉजी या हॉस्पिटल्स हैं, वो अभी मानकों को देखते हुए रजिस्ट्रेशन किया गया है। अगर किसी तरह का कोई शिकायत मिलती है तो नियम के अनुसार। वहीं रायबरेली में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों से लेकर गाड़ियों के चालान के भुगतान को लेकर स्टॉल लगाकर उनकी समस्या का निस्तारण किया गया। आज के लोक अदालत में मुख्य आकर्षण जिला कारागार में बंद बंदियों के द्वारा बनाए गए लकड़ी के खिलौने व मिट्टी से बनाए गए खिलौने की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। अपर जिला जज अनुपम शौर्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन व शासन की मंशा के अनुरूप जिला कारागार में बंद बंदियों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जेल के अंदर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर जिला जाने कहा कि जब बंदी जेल से छूटकर बाहर आ जाएं तो उनके पास एक ऐसा हुनर हो ताकि वे समाज की मुख्य धारा में आकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।
लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर आज 2024 को किया जा रहा है जनपद न्यायालय परिसर में, और बाकी कई जगह भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि हमारी कार्यपालिका में भी हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में केसेस डिसाइड होने की संभावना है। लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज अपने मुकदमों में लाभ मिल सके, रिलीफ मिल सके। आज लोग डायरेक्टली यानी सीधे सीधे जज लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, जो कभी नहीं कह पाए वो भी आज कह सकते हैं अपने मुकदमे को निस्तारण करने के लिए। वहीं रायबरेली में एक स्कूल प्रबंधक ने शहर वासियों को एक सौगात दी। स्कूल प्रबंधन ने संकट मोचन धाम को एक शव वाहन प्रदान किया। रायबरेली शहर की लगभग 3 लाख की आबादी है और मृत्यु के बाद लोगों को शव लेकर 30 किलोमीटर दूर डलमऊ स्थित गंगा घाट पर ले जाना पड़ता है। इसके लिए शहर में मात्र एक शव वाहन है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए स्कूल के प्रबंधक शशिकांत शर्मा आगे आए और उन्होंने शहर के गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित संकट मोचन धाम को एक शव वाहन भेंट किया। इसके साथ उन्होंने बताया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको गंगा घाट तक शव ले जाने में कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस सराहनीय कार्य के लिए लोगों ने विद्यालय प्रबंधक को धन्यवाद दिया। देखिए, शिक्षा के माध्यम से हम लोग समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने के उद्देश्य से काम कर रहे थे। हमने देखा कि हमारे कई जानने वालों के यहाँ जब इस तरह की दुख की घड़ी आई, कोई कैजुअल्टी हुई, तो वाहन की कमी नज़र आई और उस दुख के समय में आदमी रिश्तेदारों को फ़ोन बाद में करता है, पहले एकमात्र वाहन है नगर में, वहाँ फ़ोन करता है। तो एक मन ने कहा, प्रभु ने प्रेरणा दिया कि जब तुमको ये सब मिल रहा है तो क्यों ना एक वाहन समर्पित किया जाए। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि बजरंगबली के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ही आज ये सब हम लोगों के पास है, तो क्यों ना इस संकट मोचन धाम के माध्यम से ही इस वाहन का संचालन किया जाए। यही भाव है कि चूँकि रायबरेली की जनता ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। आज जो भी है, आप जानते हो कि हम बहुत ज़मीनी व्यक्ति हैं। देखिए, खबर बिजनौर से है, जहां 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक तरफ जहां मौसम सुहाना हो गया है, वहीं भारी बारिश से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्रों में बिजली न होने से लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटे भारी बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। भारी बारिश के चलते डीएम ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। की कंपनी पीसीआई इंफ्रा प्रोजेक्ट की यहां स्थिति यूनिटों पर एसआईपी व जीएसटी टीम की छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में नोएडा एवं लखनऊ की टीम भी शामिल रही। पीसीआई इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नोएडा में रजिस्टर्ड है और यहां उसने जल निगम में पाइपलाइन बिछाने का ठेका लिया। इस कंपनी के रायबरेली स्थित 3 अलग अलग दफ्तरों पर छापेमारी हुई है। ये तीनों दफ्तर यहां शहर के मिल एरिया थाना इलाके में प्रगतिपुरम कॉलोनी में स्थित है। हालांकि इस दौरान छापेमारी करने आई टीमों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सिंध नदी की बाढ़ के बाद अब चंबल नदी भी उफान पर होने के कारण जिले के लगभग 60 से भी ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है।
चंबल के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए 20 गांवों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहले ही सिंध में आई बाढ़ के कारण लगभग 3 दर्जन गांव प्रभावित हो चुके हैं। सिंध की बाढ़ से अभी भी कई गांव घिरे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में चंबल नदी का जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ चुका है। चंबल नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। सुबह 8 बजे चंबल नदी का जलस्तर 121.21 पहुंचा, जबकि डेंजर लेवल 120.80 है। वहीं आपको बता दें कि चंबल नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जहां पर लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग इस दहशत में आ गए हैं कि अगर ये ऐसे ही जलस्तर इसका बढ़ता रहा तो कहीं ये जान के लिए आफत ना पैदा हो। मैं आपको बता दूं कि डेंजर लेवल इसका 120.80 है, जो कि इसी खतरे के निशान पर जो है चंबल नदी बह रही है। इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा कड़ी व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि कोई भी जनहानि और दुर्घटना ना हो। मैं आपको बता दूं कि नदी का जलस्तर 121.21 पहुंच चुका है और इसका डेंजर जो वो है 120.80। वहीं हमारे साथ भिंड से आदित्य द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, जो इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे। आदित्य जी, तो क्या है जो चंबल नदी का उफान जो लगातार बढ़ता जा रहा है, देश में जो है जगह जगह पर बारिश का जो तांडव है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या है स्थिति वहां की अभी? जी नुक्ता, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो अभी हाल ही में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, जैसे कि सिंध नदी ने भिंड जिले के तमाम गाँवों में तबाही मचाई थी। जो लोग घर से बेघर हुए थे, अभी हाल ही में वो नहीं हो पाए, उनकी मतलब घर जो बेघर हुए थे अभी वो नहीं संभाल पाए अच्छे से। और एक तरफ दूसरी तरफ जो चंबल नदी है वो भी खतरे के निशान को पार कर गई है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आपको बता दूं कि चंबल नदी के किनारे के जो लगभग 20 से अधिक गांव जो हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी सिंध नदी का जलस्तर कुछ ज्यादा नहीं कम हुआ है, लेकिन अभी सिंध नदी भी अपने पूरे उफान पर चल रही है और सिंध नदी के साथ साथ उनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी अपना रौद्र रूप बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में अब भिंड जिले की एक चंबल नदी है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, वो भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि भिंड जो है कि नदियों की जो जलस्तर बढ़े हैं उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आदित्य जी, ये चंबल नदी जो आप बता रहे हैं बड़ी नदी है और उसका जो जलस्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या मतलब भिंड में जो है असर देखने के लिए मिल सकता है अगर जलस्तर इसी तरीके से उफान पर रहा तो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जलस्तर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कम से कम ये मानिए आपके अटेर विधानसभा क्षेत्र, लाहौर विधानसभा क्षेत्र, गोहद विधानसभा क्षेत्र और कहीं ना कहीं महंगाव विधानसभा क्षेत्र, जो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग इसमें सीधा सीधा इस जो नदियों के जलस्तर जो बढ़े हुए हैं इसका प्रभाव देखने को बिल्कुल मिल सकता है। कई घर हैं जो डूब में भी आ सकते हैं। जी। तो चंबल नदी का जो निशान का जो खतरा है उसके ऊपर वो बह रही है, तो मतलब बताया गया है कि 1 मीटर जो है वो लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब तक जो स्थिति जो जल स्तर की बनी हुई है वो क्या स्थिति है, क्या आकलन जो है वो लगाया जा रहा है? प्रशासन की टीमें लगातार तैनात हैं और जो डूब क्षेत्र में जो गांव आते हैं उनको मुनादी भी कराई गई है। हालांकि उनको अलर्ट करने के लिए कहा गया है कि आप लोग ऊंचे स्थान पर पहुंचिए जहां जो घर डूब में आते हैं। प्रशासन की ओर से ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है, क्योंकि अक्सर जब भी चंबल नदी का स्तर बढ़ता है तो लगभग जो 20 गाँव हैं सबसे पहले वही गाँव प्रभावित होते हैं, तो उन गाँवों को पहले से ही चेतावनी जारी की गई है। हालांकि उनको जो ऊंचे स्थान है उन पर पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि चंबल नदी अक्सर हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो है अपना रौद्र रूप दिखाती है, क्योंकि ये इसमें राजस्थान की कोटा बैराज से पानी जो है छोड़ा जाता है, जो डैम है उससे पानी छोड़ा जाता है और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता है। चूंकि ऐसे में सिंध नदी चल रही है तो आगे कहीं ना कहीं ये दोनों नदियां आपस में टकराएंगी और जब टकराएंगी तो निश्चित रूप से कि दोनों नदियों का जलस्तर है वो थमेगा और फिर भिंड जिले में ये बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ भिंड से थे आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से जो चंबल नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन जो है उनके आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि जो जलस्तर बढ़ रहा है वहां ना जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा में भोलेनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को नाले के पानी को बेतवा में मिलने से रोकने के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए
हुए बेतवा के घाटों पर सफाई और सुरक्षा के प्रबंध किए जाए। चोर घाट नाले का पानी बेतवा में मिलने से रोका जाए और घाटों तथा नदी में पूजन सामग्री और प्रतिमाओं का विसर्जन रोका जाना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि इन विषयों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक गंदे नालों और शहर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी बेतवा नदी में मिलने से नहीं रोका जा सका। इसका कोई भी पुख्ता इंतजाम जो है अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। बेतवा से जुड़े लोगों ने मांग की बेतवा नदी और उसके घाटों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जी, मेरा नाम बद्र प्रसाद साहू है। बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा, बेतवा समिति द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि 40 सालों से ये मांग चली आ रही चोर घाट के नाले को बंद किया जाए। लेकिन कई बार इनका भूमि पूजन हो चुका है, सेशन हो चुका है, आज तक चोर घाट का पानी बंद नहीं हुआ है, जिससे कि बेतवा नदी गंदी हो जाती है। और अभी कुछ दिन पहले ही फिर हरा पानी हो गया, जिससे कई चर्म रोग होते हैं। और घाटों पे मूर्ति विसर्जन घाट पे नहीं हो के कहीं अच्छी जगह करी जाए, जिससे कि मूर्तियों का अनादर भी ना हो और मूर्ति विसर्जन भी हो सके। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों का पानी और चोर घाट गंदा पानी छोड़ा जा रहा है ना। कई फैक्ट्री पुट्टा मिल है उधर पीछे, और उनकी फैक्ट्री है जिनका पानी जा रहा है, और जो उस टाइम पे छोड़ते हैं, जो कि शहर के लोग नहाने जाते हैं, उस टाइम पे ये पानी पहुंचता है, जिससे कई चर्म रोग होते हैं। बाढ़ वाले भोलेनाथ समिति के द्वारा बेतवा नदी में जो विभिन्न प्रकार के नाले आकर मिल रहे हैं, उनसे बेतवा का जल प्रदूषित हो रहा है। उसके संबंध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी मांग है कि जो विभिन्न प्रकार के विसर्जन बेतवा नदी में किए जाते हैं उसे बंद करवाया जाए, और जो नाले बेतवा नदी में सीधे मिल रहे हैं उनके लिए कोई कार्य योजना निर्धारित की। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।